तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटर की पोस्ट के बारे में। जैसा आपको पता है कि मैं कहते हैं सीएजी डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो गाइस कुछ अभी ना लेटेस्ट चेंजेस आए हैं। तो जो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो तीनों डिपार्टमेंट में ऑडिटर की पोस्ट है ना, उन तीनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो तो इससे बढ़िया क्या है कि आप जो रेफरेंस फॉर्म है ना उसमें ना डिसीजन लेते हो अपना सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और फिर हम इसमें ये भी बात करें जो तीनों पोस्ट है ना, किसमें वर्कलोड कम होता है, किसमें ज्यादा होता है, वर्क प्रोफाइल कैसी है, प्रमोशन एक्सपेक्ट कैसे, ट्रांसफर पॉलिसी कैसी, तीनों को है ना हम कंपैरिजन करेंगे जिससे आप ना एक वाइज डिसीजन ले सकोगे जब चलते आप ऑडिटर की जो प्रेफरेंस है ना वो भरोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि गाइस काफी लोग ना वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और कहते हैं आपका सपोर्ट होगा तभी कहते हैं मेरे को एक अंदर से ट्रिगर मिलेगा कि मैं वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो भाई सबसे पहले हम ना बात करते हैं कि जब आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो उसके बाद आपके जो तीनों जो ऑडिटर की पोस्ट है ना उसका कहते हैं प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरा जाएगा और आपको कैसे कहते हैं पोस्टिंग होगी। तो गाइस अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो ऑडिटर की पोस्ट है ना उसमें आपको कहते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी का पता नहीं चलता, बाकी डिपार्टमेंट के वैकेंसी पता चल जाती है, पर इसमें आपको कहते हैं लमसम कहते हैं वैकेंसी के बारे में पता चलता है। आपको कहते हैं स्टेट वाइज नहीं पता चलता। और तीनों में से एक पोस्ट ऐसी है कि जिसमें आपकी कितनी भी अच्छी रैंक आ रही हो उस आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपको रैंडमली कहते हैं एलोकेट कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें जो सीएजी और सीजीए, दोनों डिपार्टमेंट में जो आपका ना पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, आपकी जो रैंक है उसके बेस पे आपको कहते हैं उस स्टेट में पोस्टिंग की जाएगी, रैंक के बेस पे, आपकी प्रेफरेंस के बेस पे। अगर हम बात करें सीजीडीए, तो सीजीडीए में क्या है कि आपका ना आपसे कोई भी रेफरेंस फॉर्म नहीं मांगा जाएगा, आपसे कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हो आपको रैंडमली एलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है सीजीडीए का। अब बात करते हैं कि हमारी जॉब प्रोफाइल। तो गाइस जैसे हमें पता है कि जो जॉब प्रोफाइल है ना ऑलमोस्ट तीनों की सेम ही है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें कि सीजीए यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जो हमारा, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपका क्या है कि ऑलमोस्ट जो आपका होता है ना वो आप एनपीएस वाला काम करते हो, पेंशन वाला काम करते हो, या जो पीओ में बिल आता है उसको प्रोसेस करने में आप हेल्प करते हो, ये काम होता है। अगर हम बात करें ऑडिट डिपार्टमेंट जिसमें मेरा डिपार्टमेंट है, उसमें ऑलमोस्ट क्या होता है कि आप ना जो भी अपने ऑफिसर होते हैं, जो भी डब्ल्यू होता है, एससी होते हैं, उनकी आप क्या करते हो, टीएडीए वो आगे प्रोसेस करते हो, मेडिकल बिल हो गए, या आप उसके अलावा सर्विस बुक मेंटेन करते हो। तो ये तीन चार काम आप करते हो ऑलमोस्ट। ये अगर किसी दूसरे सेक्शन में एलोकेट किया जाता है तो उसके बेस पे आप काम करते हो। अगर हम बात करें सीजीडीए, तो सीजीडीए में भी आपका काम ऑलमोस्ट वही होता है। जैसे आप जैसे सीजीडीए में ऑफिसर होते हैं जो भी नेवी आर्मी और कहते हैं एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सैलरी मेंटेन करना, उनका कहते हैं टीएडीए बिल मेंटेन करना, उनकी कहते हैं सर्विस बुक मेंटेन करना, ये तीनों काम ऑलमोस्ट तीनों जो डिपार्टमेंट है ना तीनों में काम कहते हैं सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। अगर हम बात करें कि वर्कलोड, तो वर्कलोड का इस तीनों डिपार्टमेंट में डिफरेंट होता है। सबसे ज्यादा जो वर्कलोड का अगर मैं बोलूँ ना वो आपका सीजीडीए में होता है, क्योंकि वहाँ पे ना रूल रेगुलेशन ज्यादा है, क्योंकि डिफेंस वाला डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे आपको रूल रेगुलेशन ज्यादा होता है, चीजें टाइमली सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पे ना आपको कहते हैं काम का प्रेशर ऑलमोस्ट हमेशा ही रहेगा। अगर बात करें सीजीए या सीएजी, तो कई देखो मैंने जहाँ तक देखा है ना अपने ऑफिस में, काफी लोगों को क्या है कि इतना काम, मतलब इतना काम मिलता है कि वो 2-3 घंटे भी कर सकते हैं, और काफी लोगों को इतना काम करता है कि उसको उनको कहते हैं ओवर टाइम भी करना पड़ता है। ओवर टाइम इन द सेंस कि आपको जो ऑफिशियली टाइम है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ता है। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि किसमें कितना काम है, डिपेंड आपकी क्वालिटी कि कौन सी सीट में आप बैठे हो और आपके कौन सा सेक्शन है। किसी में बहुत हद से ज्यादा काम है और किसी में काम ही नहीं है। तो ये हमारा था कहते वर्क प्रोफाइल के वो वर्कलोड के बारे में। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि हमारी सैलरी। तो गाइस देखो सैलरी क्या होता है, ऑलमोस्ट जो तीनों डिपार्टमेंट है सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, क्योंकि जो आपकी पोस्टिंग होगी ना वाई सिटी या एक्स सिटी में होगी। तो एक्स सिटी की जो अभी सैलरी चल रही है वो 55+ के अराउंड चल रही है, और आपकी वाई सिटी की जो सैलरी है ना वो आपकी 50+ चल रही है। तो ये कह सकते हो कि जो आपकी सैलरी होगी ना, तो वो आपके सैलरी ऑलमोस्ट 50 से 55 के बीच में आपके पास सैलरी इतनी आएगी। तो ये सैलरी थी। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि देखो
सबसे ज्यादा जो लोगों का डाउट करना है वो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर ही होता है। तो गाइस अगर मैं बताऊं कि जो अभी का सिनेरियो है, जो अभी लेटेस्ट जो सिनेरियो चल रहा है, वो ट्रांसफर आपका क्या है कि जो आपका सीजीए और सीएजी, इसमें आपका जो ट्रांसफर वाली पॉलिसी है ना, वो तो या तो आप डेपुटेशन पे जा सकते हो। काफी लोगों को पता नहीं होगा कि डेपुटेशन क्या होता है। कि डेपुटेशन का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप कोई ऑफिस में किसी कहीं कोई शॉर्टेज है ऑडिटर, और आप वहां पे ना डिपार्टमेंटली ना कहते वैकेंसी आती रहती है, और अगर आप अप्लाई करते हो और आप वहां पे कहते चले गए, तो जितना समय तक उनको कहते जरूरत होगी आप वहां जाओगे। अगर आप इनकेस अच्छा काम करते हो, मतलब आपका काम अच्छा लग जाता है, तो काफी लोग एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। वरना कहते हैं वापस वो अपने कहते हैं जो उनका पेरेंट ऑफिस होता है उसमें वापस आ जाते हैं। तो गाइस दूसरा तरीका होता है कि आपके ट्रांसफर का म्यूचुअली। म्यूचुअली का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आप राजस्थान में हो, फिर कोई दिल्ली में है, आपको दिल्ली जाना है उसको राजस्थान आना है, तो ऐसे म्यूचुअली आप कहते जा सकते हो। तो ये दूसरा तरीका था। अगर हम बात करें कि सीजीडीए में, तो सीजीडीए में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, म्यूचुअली डेपुटेशन ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ पे क्या है कि आपकी जो ट्रांसफर ना बहुत फ्रीक्वेंट होता रहता है। इन दोनों डिपार्टमेंट ऐसा कोई ट्रांसफर वाली पॉलिसी नहीं है। यहाँ ट्रांसफर होता है, पर ट्रांसफर भी आपका कल रैंडमली कहीं पे भी हो जाता है, आपको पता नहीं होता। तो इसलिए अगर गाइस आप चाहते हो कि आपको एक स्टेबिलिटी वाली जॉब चाहिए, आप लंबे समय तक रहना चाहते हो, तो मैं ये कहूंगा कि आप तो सीएजी या सीजीए में ले लो। अगर आप चाहते हो कि आपको वो लोकेशन में फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफर कितना होगा आपको दिक्कत है, तो सीजीडी ले लो। तो ये आपकी प्रेफरेंस है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। डिपेंड योर प्रेफरेंस, यू कैन टेल द सिलेक्ट एनी कोर्स। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि प्रमोशन। तो प्रमोशन का फंडा मैं आपको बताता हूँ कि प्रमोशन दो तरीके से होते हैं। जब आप एसएस दे रहे हो या एसएस नहीं दे रहे हो। पहले हम बात करेंगे जब आप एसएस नहीं दे रहे। तो जब आप एसएस नहीं दे रहे, तो आप ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बने, सीनियर ऑडिटर से आप क्या बोलते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आप कहते हैं सुपरवाइजर नहीं। तो यानी कि कह सकता हूँ कि जो आपके सीनियर ऑडिटर होते हैं 4200 ग्रेड पे होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर कहते हैं 4600 ग्रेड पे होता है, और आपके कहते हैं सुपरवाइजर आपका कहता है 4800 ग्रेड पे होता है, यानी कि डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो गाइस अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये कहते हैं सुपरवाइजर तक पहुंच जाओगे। पर अगर बात करें कि आप एसएस दे लो, तो एसएस देने के लिए पहले क्या होता है, 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। और गाइस थोड़ा ना आपके अंदर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा चीजें ना टाइट हो गई है। कहने का मतलब क्या है कि अब एसएस का एग्जाम है 3 साल से ज्यादा, 3 साल ऑफिशियली हो गए, पर काफी लोग आपके अंदर 3 साल से ज्यादा भी समय लग रहा है, वो एसएस एसएस के लिए भी अभी एलिजिबल नहीं है। अगर आप एसएस दे देते तो कहने का मतलब क्या है कि आप 2800 ग्रेड ग्रेड पे से और 4800 ग्रेड पर तक, तो आप कहते हैं सीधा आप क्या बन जाओगे, डब्ल्यू बन जाओगे। तो आपकी ये 4 साल की जर्नी में आप कहते हैं 4800 ग्रेड पर का जंप लगा लो। आप किसी भी डिपार्टमेंट देख लो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी 4 साल में आप कहते हैं इतनी लंबी जंप नहीं मार सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि 2800 से 4800 ग्रेड पर भी जाना चाहते हो, तो एसएस का एग्जाम है। तो काफी लोग बोलते हैं कि एसएस का जो एग्जाम होता है ना, वो टफ होता है। तो गाइस देखो, मैंने भी एसएस का एग्जाम निकाला है, अभी मेरे को 2 साल की सर्विस हुई है, मैंने उससे पहले ही निकाली है। तो एसएस का एग्जाम इतना टफ नहीं होता। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, और मैंने दूसरे अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल दिया। तो इतना टफ नहीं है, अगर आप पहले लास्ट के 15-20 दिन में ढंग से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा सही से पढ़ना पड़ेगा। तो आप एसएस का दे दिया, आप डबल बन गए। 3-4 साल के बाद आप बाय डिफॉल्ट कहते हैं एनएफयू लग जाता है, इसका मतलब था 5400। तो मतलब 4 साल के बाद आप डबल बन गए। डबल बन गए 3 से 4 साल में आप डब्ल्यू 4 साल में डब्ल्यू बन गए। डब्ल्यू बनने के बाद अब 4 साल में आप कहते हैं क्या बन जाओगे, बाय डिफॉल्ट आपका 5400 ग्रेड पे हो जाएगा। 5400 ग्रेड पे होने के बाद आप कहते हैं फिर उसके बाद बनते हैं सीनियर ऑडिट ऑफिसर या सीनियर अकाउंट ऑफिसर। फिर उसके बाद आगे की हिरार्की होती है। तो गाइस ये तरीका था कि अगर आप कहते हैं एसएस देते हो, जो एसएस होता है ना वो भी कहते हैं 2 टाइप का होता है। तो 2 टाइप का होता है, तो उसमें भी कहते हैं अगर आप सिविल वाला दे रहे हो तो आप कहना अपने होम टाउन नहीं जा सकते, पर आप कमर्शियल वाले दोगे ना, तो अगर आपने कमर्शियल वाला एसेस दिया, तो इससे क्या होगा कि आपके ट्रांसफर होने के चांस है। इनकेस मान लो कि आप ऑडिटर हो, साउथ मिल गया, आप डबल ए बने, डबल ए आपने कमर्शियल से लिख दिया, तो उसके बाद आपके चांसेस होंगे कि आप अपने होम टाउन तक पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपको 2800 ग्रेड में साउथ में भी मिल गया, तो आप ये होप कर सकते हो कि कभी भी ना कभी आप कहते घर जा सकते हो 4800 ग्रेड पे। तो गाइस इस वीडियो में बस यही तक था। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और गाइस मैं यही बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कर लेने से पहले आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि लाइफ में आपकी प्रायोरिटी क्या है। जो प्रायोरिटी होगी उस बेस पे आपका डिसीजन लेना।